आप देखें। यस सर, अभी विजिबल है। ठीक है, ये आप जुनेद बात कर रहे हैं ना? जी जी सर। अच्छा जुनेद, तो मैंने आपसे फोल्डर का लिंक शेयर कर दिया है वन ड्राइव के अंदर, वो आपने देख लिया? जी सर, सर अभी मैंने उसको ओपन नहीं किया सर, लेकिन वो मैंने फॉरवर्ड कर दिया। उस, आप उसको आप उसको ओपन करके चेक कर लेना, उसके अंदर जी सर। ये चीज़ें पड़ी हुई है। मैंने फोल्डर सामने खोला हुआ है, इसमें हेवुड की बुक है जो हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उसका सोल्यूशन मैनुअल भी है, जी सर। और हेवुड के दोनों एडिशन हैं, फर्स्ट एडिशन भी है और सेकंड एडिशन भी है। ठीक है, और जी सर। इसके अलावा एक हैंड आउट है आईसी इंडियन हैंड आउट वन के नाम से। ये हैंड आउट वन थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करने वाला हूँ अभी। ये सिंपल से हैं, 6-7 पेजेस की ना थेरी है, जो बड़ी बेसिक सी थेरी है, इसको आपने पढ़ना है, ये शामिल होगी हमारे सिलेबस में। ओके सर। तो ये मैं आपको ज़रा क्विकली समराइज़ कर देता हूँ, आपने इसमें से क्या क्या देखना है। इसमें सबसे पहले ये वर्ड की फाइल है, और 3-4 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो आप आ जाएंगे हीट इंजन के ऊपर, यानी इंजन की बेसिक जो डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर। और उसके बाद क्लासिफिकेशन है हीट इंजन की, जिसमें दो मेजर क्लासिफिकेशन हैं, इंटरनल कम्बसन और एक्सटर्नल कम्बसन। ये हम ऑलरेडी इस पर बात कर चुके हुए हैं। ठीक है, जी सर। उसके बाद थोड़ा सा वो एलेबोरेट करेगा इंटरनल कम्बसन इंजन को और एक्सटर्नल कम्बसन इंजन को, और जो इनकी एग्जांपल्स हैं फर्दर रेसिप्रोकेटिंग इंजन हैं, टरबाइंस हैं, वो इनको ज़रा थोड़ा थोड़ा एलेबोरेट करेगा एक एक दो दो लाइंस के अंदर। उसके बाद एक दो ब्रीफ से कॉन्सेप्ट हैं थर्मल एफिशिएंसी के। थर्मल एफिशिएंसी वही नॉर्मल सी इसकी डेफिनेशन है। अगर हम आउटपुट वर्क आउटपुट और इनपुट की रेशो लें तो हमारे पास थर्मल एफिशिएंसी आ जाती है। और नीचे जो है वो थर्मल एफिशिएंसी की वैल्यूज़ दी हुई हैं फॉर डिफरेंट सिस्टम्स। जैसे स्टीम पावर प्लांट है तो उसकी 40% है, गैस और स्टीम का कंबाइंड पावर 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 प्लांट है तो वो 50% एफिशिएंट है, डीजल इंजन की एफिशिएंसी 35% है, और जो पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी है 25% है। तो ये थर्मल एफिशिएंसीज मेंशन है डिफरेंट जो सिस्टम्स होते हैं उनकी। उसके बाद है छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, जैसे ये क्लासिफिकेशन है इंटरनल कम्बसन इंजन की। ये वही क्लासिफिकेशन है जो हम पहले बुक में डिस्कस कर चुके हैं, उसी तरह से उसी को यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर दिया गया है। ये सेम है, यानी कि ये सारे के सारे फैक्टर्स जैसे हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किए थे, वो सेम फैक्टर्स यहाँ पे डिस्क्राइब हुए हुए हैं। एप्लीकेशन है, वर्किंग साइकिल है, और फ्यूज यूज्ड है, मेथड ऑफ मिक्सर प्रिपरेशन है, मेथड ऑफ इग्निशन है, लोड कंट्रोल है, इंजन डिज़ाइन है, वाल्व डिज़ाइन है, और कंबस्शन चैम्बर डिज़ाइन है। ये सारे के सारे 10 के करीब फैक्टर्स हैं जो वही हैं जो हमने पहले डिस्कस किए थे। उसके बाद आ जाएँ आगे, तो जो अगला टॉपिक है वो है फ्यूल्स के ऊपर। इसमें आगे जितने भी 4-5 पेजेस हैं उसमें सिर्फ फ्यूल्स की बात होगी, तो आपने इसको ज़रा पढ़ना है डिटेल में। थेरी है, इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं फ्यूल्स की, जिसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। जैसे सबसे पहले हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स की बात हुई है, उसको उसका थोड़ा सा उसने डिस्क्राइब किया बेसिक्स, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। और उसके बाद इसकी जो फर्दर टाइप्स हैं हाइड्रोकार्बन की, जैसे पैराफिन है, हेप्टेन है, आइसोमर्स हैं। ये सिर्फ नाम आपने देखने हैं, इनकी जो फार्मूलाज हैं यहाँ जो लिखे हुए हैं इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए कि पैराफिन फैमिली में कौन कौन से नाम हैं, और डिफरेंट जो अदर हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। आपको ये केमिकल स्ट्रक्चर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये हाइड्रोकार्बन के बाद आ जाते हैं गैशियस फ्यूल्स। गैशियस फ्यूल्स में डिफरेंट जो गैसेस होती हैं जो फ्यूल के तौर पे यूज़ होती हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस के बाद नेचुरल गैस है, एलपीजी जिसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं वो है, कोक ओवन गैस है, ब्लास्ट फर्नेस गैस है, प्रोड्यूसर गैस है। तो डिफरेंट गैसेज हैं जो यूज़ होती हैं एज ए गैसियस फ्यूल्स। आप इनको एक नज़र देख लीजिएगा, सिंपल है बिल्कुल।
उसके बाद है, अच्छा, इस टेबल के अंदर इनकी कंपोजिशन दी हुई है, यानी हर एक जो फ्यूल है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं। अगेन एक नज़र जस्ट आपने डालनी है, कोई चीज़ रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी फ्यूल्स हमने ऊपर डिस्कस किए हैं उन सब के जो केमिकल एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद आ जाएं आप आगे, तो लिक्विड, पहले हमने गैशियस फ्यूल्स की बात की। उसके बाद गैशियस फ्यूल्स के अंदर डिफरेंट गैसेस थी, हाइड्रोजन थी, नेचुरल गैस थी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, फिर वो कोल गैस है, इस तरह से। उसके बाद है लिक्विड फ्यूल्स। लिक्विड फ्यूल्स में जैसे गैसोलीन है जिसको हम पेट्रोल कहते हैं, उसकी बात हुई हुई है। उसके बाद डीजल फ्यूल की बात हुई हुई है। उसके बाद लाइट डीजल फ्यूल है, हैवी डीजल फ्यूल है, बायोडीजल फ्यूल है। बायोडीजल का अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि बायोडीजल जो है वो आप में से वैसे किसी को ऑलरेडी आप इस टर्म से अवेयर हैं बायोडीजल से? आप में से कोई बताना चाहे बायोडीजल के बारे में कुछ भी, ये क्या चीज़ है बायोडीजल? एनीवन ऑफ यू बायोडीजल का नाम तो सुना हुआ है कि नहीं? बोले यार। नो। बायोडीजल का नाम सुना हुआ है पहले? नो सर। किसी ने भी नहीं सुना हुआ? बायोडीजल इज़ वेरी कॉमन कॉमन टर्म ऑफ बायोडीजल। बायोडीजल यानी अगर आप इसके वर्ड पे जाएं, बायोडीजल के वर्ड पे जाएं, तो बायो मीन ऑर्गेनिक, ठीक है, बायोलॉजी से है ना, बायोलॉजी ऑर्गेनिक मटेरियल्स की जो स्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको उसको हम स्टडी करते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी के अंदर। तो बायोडीजल मीन एक ऐसा डीजल फ्यूल जिसको हम खुद से प्रिपेयर करते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर बाय यूजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके हम जो डीजल फ्यूल होता है, जो हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन डीजल फ्यूल है जो ज़मीन से मिलता है, उसका अल्टरनेट डीजल हम प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। गॉट इट? इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है बायोडीजल। बायो मीन लाइफ, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके हम डीजल फ्यूल का इक्विवेलेंट फ्यूल बनाते हैं, और उसको हम उसी तरह से यूज़ करते हैं जैसे हम डीजल को यूज़ करते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई डीजल इंजन है तो हम उसमें डीजल इंजन की जगह पे अगर बायोडीजल प्रिपेयर कर लें तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसका तरीका क्या होता है बनाने का? तरीका इसका बहुत सिंपल है। एक प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं ट्रांस प्रोसेस। जो सबसे पहला आपने कभी सोचा होगा कि जो पहला इंजन था जो डीजल ने बनाया था, डीजल इंजन जो फर्स्ट डीजल इंजन था वो कोई गालबन 1876 में बना था, 1875-76 में बना था। तो 1875 और 1876 के अराउंड इंजन तो बन चुका था, लेकिन वो उस वक्त तो कोई पेट्रोल और डीजल ऑयल नहीं होता था हमारे पास, तो वो कैसे चलता था? तो इससे पहले हमने जब शुरू में हिस्ट्री डिस्कस की थी तो हमने देखा था कि जो पहला इंजन था ना, उसको चलाया गया था बाय यूजिंग कोल गैस। कोल गैस को डेवलप किया गया था। कोल गैस का मैंने थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब किया था कि उसको हम कैसे डेवलप करते हैं। उस कोल गैस को इंजन के अंदर एज ए फ्यूल यूज़ किया गया था। उसके बाद कुछ अर्से के बाद जब डीजल वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, जब डीजल ने इंजन डेवलप किया जिसको डीजल इंजन का नाम दिया गया, तो उसने कोल गैस को यूज़ नहीं किया बल्कि उसने एक प्रॉपर ऑयल यूज़ किया था, एंड दैट ऑयल वाज कॉल्ड एज पीनट ऑयल। पीनट ऑयल से मुराद ये जो मूंगफली हम खाते हैं उससे वो ऑयल डेवलप किया गया था। वेजिटेबल ऑयल्स जो है ना वो हमारे पास पहले से मौजूद हैं काफ़ी अर्से से। वेजिटेबल ऑयल्स जितने भी वेजिटेबल से हम ऑयल बना सकते हैं वो तो बहुत पुराने अवेलेबल है, सदियों से अवेलेबल है, क्योंकि हज़ारों साल से अवेलेबल है। तो डीजल ने अपने इंजन के अंदर जो ऑयल यूज़ किया था वो पीनट ऑयल था, वो मूंगफली का ऑयल था जिसको उसने यूज़ किया था और वो चल गया था। यानी वो जो प्योर ऑयल था पीनट ऑयल उसको यूज़ करके उसने डीजल इंजन को यूज़ किया था।
अच्छा, अब इसका मतलब है कि हम कोई भी ऑयल जो है, जो हमारे पास वेजिटेबल से आता है, इवन जो हम घरों में कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, वो भी दैट कैन आल्सो बी यूज टू रन एन इंजन। तो फिर अगर हम ये वाले ऑयल यूज़ करके इंजन चला सकते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है इतने महंगा तेल खरीदने की दुनिया से, मार्केट से। आप में से कोई थोड़ा सा इस पे बात करना चाहेगा? जस्ट एक इंट्रोडक्शन के तौर पे एक क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कि अगर हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम वेजिटेबल ऑयल को, जो हम डिफरेंट वेजिटेबल से या फ्रूट से, जिसमें बहुत सारी ऑप्शन है, जैसे मूंगफली है, जैसे हमारे पास मकई का जो वो ग्रेन्स होते हैं, उससे हम बना सकते हैं। पाम ऑयल है हमारे पास, तो जो हमारी अपनी जितने भी सीड्स होते हैं ना, जितने भी दुनिया में सीड्स होते हैं, सच चाहे ये हमारे पास सीसम ऑयल बहुत मशहूर है, जिसको तिल का तेल कहते हैं, ऑलिव ऑयल जो है वो, इसके अलावा भी बेशुमार ये सारे के सारे ऐसे ऑयल्स हैं जिनको हम इंजन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली हम इनकी बेस पे इंजन को चला सकते हैं। सो क्वेश्चन इज दिस, कि अगर हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम वेजिटेबल ऑयल्स को यूज़ करके इंजन को रन कर सकें, तो हमें क्या ज़रूरत है इतना महंगा तेल दुनिया से खरीदने की? बहुत बड़ा रेवेन्यू हमारा यूज़ होता है इसमें। सर तो एक्चुअली आप, जी जी, ये हमारे पास इतनी मिकदार में नहीं है, क्योंकि ये हमारे आंदा 5-10 सालों में ये ख़त्म हो जाएगा अगर हम ये यूज़ करते रहेंगे तो। कौन सा ख़त्म हो जाएगा? सीड्स ऑयल कह रहे हैं हम। नहीं, लेट्स सपोज हम बनाते हैं सीड ऑयल उससे, शीशम से, यानी तिल का जो फ्रूट होता है उसको यूज़ करते हैं, या जो यस सर। सरसों का सीड होता है, उसको जो जिसको हम सरसों का ऑयल कहते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो या हम जिसको हम पीनट ऑयल कहते हैं, तो क्या ख्याल है, मूंगफली पीछे पैदा होना बंद हो जाएगी, सरसों पूरा बंद हो जाएगी, या तिल जमीन में से निकलना बंद हो जाएंगे? खत्म कैसे हो सर जाएंगे वो? सर खत्म तब आपकी होगा आवाज़ में। जब वो पीछे से उगना ही खत्म हो जाए। हेलो, जी जी सर। अब आ रही है? जी सर, अब आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि ये खत्म हो जाएंगे, तो ख़त्म कैसे होंगे? ख़त्म होने का तो एक ही ऑप्शन है ना, कि पीछे से प्रोड्यूस होना बंद हो जाए। यानी अगर हम शीशम को यूज़ कर रहे हैं, यानी तिलों को यूज़ कर रहे हैं, तो वो तिल ख़त्म हो जाए। हम सरसों को यूज़ कर रहे हैं, वो ख़त्म हो जाए। हम पीनट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो पीछे से ज़मीन से उगना बंद हो जाए। ये तो सारी की सारी चीज़ें वो है जो ज़मीन उगाती है, तो ज़मीन अगर उगाना बंद कर देगी फिर ही ख़त्म होंगे ना। अगर ज़मीन पीछे उगा रही है तो फिर तो नहीं ख़त्म होगा कोई भी चीज़, फिर तो ऑयल बनता रहेगा आगे। तो कैसे, आप इसको ज़रा एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि कैसे ख़त्म हो सकता है? ये तो रीन्यूएबल सर एनर्जी है ना। रीन्यूएबल एनर्जी तो वो होती है जो कंटिन्यूसली पीछे से आ रही होती है, वो आप आगे यूज़ कर रहे हैं, वो पीछे से नहीं आ रही है। जैसे सूरज की रोशनी है, जैसे विंड एनर्जी है, जैसे यस सर। वाटर एनर्जी है, जैसे जियोथर्मल है, सब बेशुमार टाइप्स होती हैं रीन्यूएबल एनर्जी की। ये भी एक रीन्यूएबल एनर्जी की फॉर्म है, वेजिटेबल ऑयल्स। सर हमें तो इसके लिए अगर अगर हमें अकॉर्डिंग टू देखें कि हमें जितनी मिकदार चाहिए, क्योंकि अगर हम इंजन को रन करने के लिए तो हमें उतनी कैपेसिटी चाहिए इसके लिए, तो हमें हाँ, फिर लैंड भी ज़्यादा चाहिए होगा इसको उगाने सही के है, लिए। तो सही है, लैंड की भी हमारे पास इतनी अवेलेबल नहीं है, इतनी हमारे पास एग्रीकल्चर ज़मीन नहीं है सर। सही है, सही है, ठीक है। इसके अलावा और कोई इशू तो नहीं है आपके ख्याल में, जो जिसकी वजह से हम इसको यूज़ नहीं कर सकते? नो सर, मेरा आइडिया सर यही है। बिल्कुल ठीक है। चले, मैं आपको इसको समराइज़ करता हूँ, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, दुनिया में ना बेशुमार कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा सीड्स उगाती हैं। दुनिया में जो सबसे बड़ा कंट्री है, जो सबसे ज़्यादा सीड प्रोड्यूस करता है, ग्रेन प्रोड्यूस करता है, इस वक्त अपने जहन में रखिएगा, वो है अमेरिका। दुनिया में जितने भी ग्रेन्स हैं ना, ग्रेन से मुराद है जैसे ये मकई के ग्रेन्स हैं, जैसे ये जो चने हम खाते हैं, इसके अलावा बेशुमार टाइप्स जो हैं, जो बीन्स हम यूज़ करते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में प्रोड्यूस होते हैं। और अमेरिका जो है ना, वो इनको दो तरह से यूज़ करता है। एक तो फूड के तौर पे यूज़ करता है और पूरी दुनिया को भी सप्लाई करता है, और दूसरा वो इससे बहुत बड़ी मिकदार में बायोडीज़ल भी जनरेट करता है। ठीक है, इसके बाद जो नंबर 2 पे आते हैं ना कंट्रीज़, उसमें है मलेशिया और इंडोनेशिया। आपको शायद पता हो, याद हो,
कि हमारे कंट्री में जितना भी कुकिंग ऑयल बनता है ना, उस कुकिंग ऑयल का जो रॉ मटेरियल होता है ना, वो मलेशिया से आता है। पाम ऑयल, मलेशिया और इंडोनेशिया में पाम बहुत ज़्यादा होता है। पाम और इस तरह के जो जो वेजिटेबल्स हैं वो यस बहुत सर। ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया के अंदर। ये सारी पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट मलेशिया और इंडोनेशिया जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं पाम ऑयल को। वो पाम ऑयल जो है ना, आगे फिर वो यूज़ होता है कुकिंग ऑयल के तौर पे। अच्छा, तो दुनिया में और मलेशिया और इंडोनेशिया में बहुत बड़ी तादाद में बायोडीज़ल बन रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो इशू है ना कि वो कम प्रोड्यूस होगा, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। जो मेजर इशू है वो ये है कि अगर हम इन वेजिटेबल ऑयल्स को यूज़ करना शुरू कर दें बायोडीज़ल के लिए, तो जो सबसे बड़ा क्राइसिस आएगा वो आएगा फूड क्राइसिस। क्योंकि इन ऑयल्स को हमने फूड के तौर पे भी यूज़ करना होता है। अगर हम लेट्स सपोज हम मकई की बात करते हैं, या हम किसी और ऐसे फ्रूट की भी जो बीन्स होते हैं उनकी बात करते हैं, सरसों की, बेशुमार और चीज़ें, तो वो एज ए फूड भी यूज़ हो रहे होते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर। तो अगर हम उससे ऑयल बनाना शुरू कर देंगे तो वो फूड कहाँ जाएगी ना। फूड का क्राइसिस आने का खतरा है दुनिया में ऑयल के चक्कर में। ऑब्वियसली प्राइमरी इंपॉर्टेंस तो फूड की होगी ना, जो वहाँ से बचेगा उसको हम ऑयल के तौर पे यूज़ करेंगे। तो सबसे बड़ा जो इशू है इन ऑयल्स के साथ, बायोडीज़ल के साथ जो हम बनाते हैं वेजिटेबल्स वगैरह से, वो ये है कि ये मौजूद तो होता है हमारे पास, हम बना भी सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ़ूड कहाँ जाएगी। फ़ूड प्राइमरी हमें रिक्वायरमेंट फूड के लिए है, फूड शॉर्टेज हो सकती है। इसलिए हर कंट्री जो है ना, वो कुछ ना कुछ बायोडीज़ल जनरेट करता है, लेकिन सिर्फ उतना जनरेट करता है जितना ईज़िली बनाया जा सकता है, जिससे उनका फूड क्राइसिस ना आए उसके कंट्री में। तो ये मसला है सबसे बड़ा, जिसकी वजह से दुनिया जो है बायोडीज़ल पे शिफ्ट नहीं कर पा रही पूरी तरह से। पार्शली तो है, दुनिया में बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो इसको बायोडीज़ल को यूज़ कर रहे हैं अपनी गाड़ियों के अंदर। तो लेकिन वो 100% यूज़ नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि वो सारे का सारा जो गाड़ियों का लोड है वो बायोडीज़ल पे शिफ्ट कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो मेजर रीज़न ये है कि इसको हम फूड के साथ कंपटीशन में नहीं जा सकते। तो ये मेन प्रॉब्लम है। अच्छा, अब ये बायोडीज़ल बनता कैसे है? तो ये तरीकाकार मैंने आपको बताया थोड़ा सा। एक प्रोसेस होता है, उसको ट्रांसएस्टरिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। उसके अंदर हमारे पास जो रॉ ऑयल होता है, उसको हम लेके उसके अंदर कुछ केमिकल्स डाल के केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। केमिकल रिएक्शन के बाद वो जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो बायोडीज़ल में कन्वर्ट हो जाता है, और बायोडीज़ल बिल्कुल वैसा ही है जैसे डीज़ल होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो ये है कि जब डीजल की हम बात करते हैं, डीजल इंजन की बात करते हैं, तो जो पहला डीजल इंजन था जिसको डीजल ने खुद बनाया था, उसने जब उसको चलाया था तो उसने उसको पीनट ऑयल से चलाया था। उसने बायोडीजल तो उस वक्त बना ही नहीं था, ना उसको पता था बायोडीजल का, ये तो बाद में बना। तो हम बायोडीजल बना रहे हैं, हम पीनट ऑयल से आजकल इंजन नहीं चलाते, ना हमें चलाना चाहिए। चलाना चाहेंगे तो चल जाएगा, लेकिन हम चलाएंगे नहीं उसको, प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर पीनट ऑयल को या किसी भी वेजिटेबल ऑयल को डायरेक्टली हम इंजन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जो कि कर सकते हैं, तो फिर करते क्यों नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर हम रॉ वेजिटेबल ऑयल को यूज़ करें, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, तो इंजन चलेगा ज़रूर, लेकिन थोड़ी देर के लिए। उसकी वजह ये है कि वो जो रॉ वेजिटेबल ऑयल होता है ना, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो इंजन के साथ कंपेटिबल नहीं होती। मसलन अगर आप रॉ ऑयल लेंगे ना, तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी डीजल से, विस्कस होगा, ज़्यादा विस्कस होगा। डीजल कम विस्कस होगा। जब उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, तो अब डीजल में जो कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अंदर से उसने गुजरना होता है, मसलन कार्बोरेटर है, फ्यूल इंजेक्टर्स हैं, तो वो जो इंजेक्टर्स वो विस्कोसिटी ऑयल को प्रोसेस नहीं करते, वो चौक हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। कुछ दिन बाद पहले इनको प्रोसेस करें, इनकी विस्कोसिटी को कम करें, इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जो इनको बेहतर करें। जब ये डीजल के इक्वलेंट हो जाए तो फिर हम इसको यूज़ करें, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोडीजल फ्यूल। यानी ये पूरा जो प्रोसेस होता है उसके बाद हमारे पास जो फ्यूल आता है वो बायोडीजल फ्यूल होता है। गॉट द आइडिया? इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, बायोडीजल का जो केमिकल नेम है ना, ये भी याद रखिएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है फैटी एसिड
मिथाइल एस्टर, ये नाम है, केमिकल नेम है बायोडीजल का। इसको इंग्लिश में जो इसका प्रॉपर नेम है दैट इज कॉल्ड एज फेम। फेम मीन फैटी एसिड मिथाइल एस्टर, इसको याद रखिएगा, इसको रटा लगा लीजिएगा। जो फेम है फैटी एसिड मिथाइल एस्टर है, बायोडीजल का केमिकल नेम है। और ट्रांस एस्टेरिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम रॉ ऑयल को बायोडीजल ऑयल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ट्रांस एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसको बायोडीजल में कन्वर्ट करते हैं। केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन यूज़ बायोडीजल। इस तरह से ये डिफरेंट फ्यूल्स हैं इस टॉपिक के अंदर जो जिसके ऊपर बात हुई है। तो आप जस्ट एक नज़र इनको देख लेना। बायोडीजल है, उससे ऊपर लाइट डीजल ऑयल है, हैवी डीजल ऑयल है, डीजल ऑयल है, और गैसोलीन है, ये लिक्विड फ्यूल्स हैं। उसके बाद उसके ऊपर गैशियस फ्यूल्स से, गैसेस में 3-4 गैसेस हैं, जैसे नेचुरल गैस है, एलपीजी है, ब्लास्ट फर्नेस है, कुकिंग ओवन है, कॉक ओवन है, और उसके ऊपर था हमारे पास कुछ और फ्यूल्स जो ऊपर डिस्कस हुए हैं। सो इजी है, आपने जस्ट एक नज़र गो थ्रू करने हैं और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका टॉपिक। सो ये शामिल है और ये मौजूद है उस फोल्डर के अंदर जो फोल्डर मैंने आपसे शेयर किया है। इसमें 2 बुक्स हैं, उनका सोल्यूशन है, और ये आईसी इंजन के हैंड आउट है। गॉट इट जुनेद? यस सर। ओके, चलें अब आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। और आज का टॉपिक है जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ऑपरेशन, इंजन ऑपरेशन, स्पार्क इग्निशन इंजन ऑपरेशन। ये थोड़ा सा ज़रा डिटेल्ड होगा, यानी टेक्निकल टॉपिक है। थ्योरी के अलावा में इसमें कॉन्सेप्ट है ज़रा ज़्यादा, आपने इसको थोड़ा सा अटेंशन देनी है ताकि आप समझ जाएँ इम्पोर्टेंट। यस, जो कल हमने टॉपिक पढ़ा था ना वो कंपोनेंट का, इंजन कंपोनेंट्स का, और इंजन कंपोनेंट्स के बाद स्पार्क इग्निशन इंजन ऑपरेशन है। जो इंजन कंपोनेंट्स के बाद अगला टॉपिक है इसके अंदर, अच्छा ये ना 2 चूँकि डिफरेंट बुक्स हैं, सेकंड एडिशन और फर्स्ट एडिशन। मैंने यहाँ पे सेकंड एडिशन खोला हुआ है। इसमें जो अगला टॉपिक है वो है मल्टी सिलेंडर इंजन का, ये आपने छोड़ देना है। आप अपने तौर पे पढ़ना चाहें तो बेशक पढ़ लें, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में हमारी वही चीज़ें शामिल होंगी जो फर्स्ट एडिशन में होंगी। फर्स्ट सर एडिशन हमने को आप फर्स्ट एडिशन फॉलो पढ़ेंगे, करना है। आपने फर्स्ट एडिशन फॉलो करना है। यहाँ मैं इसलिए खोलता हूँ ये सेकंड एडिशन क्योंकि ये कलर्ड है, थोड़ा सा अच्छी फिगर्स अच्छी बनी हुई है। तो आपने फर्स्ट एडिशन को फॉलो करना है। और फर्स्ट एडिशन में जो 1.5 टॉपिक है ना वो ये वाला है, यानी फर्स्ट एडिशन के अंदर जो 1.5 टॉपिक है वो ये वाला है, दिस वन, स्पार्क इग्निशन इंजन ऑपरेशन। गॉट इट? यानी ये जो 1.6 है सेकंड एडिशन में, वो फर्स्ट एडिशन में 1.5 है। सो सर यानी एक चेंज कंपोनेंट्स, हुई सॉरी सर, क्या कहा? 1.5 ही आता है यहाँ पे। सर मल्टी सिलेंडर इंजन ही आ रहा है यहाँ। अब ठीक है सर। जी जी, मैं आपको ये देखें ना, 1.6 में स्पार्क इग्निशन इंजन ऑपरेशन है। ये फर्स्ट एडिशन के अंदर 1.5 टॉपिक है, ठीक है। तो आपने आपने अगर यहाँ से पढ़ना है तो 1.6 पढ़ना है, अगर फर्स्ट एडिशन में पढ़ेंगे तो 1.5 पढ़ेंगे। ओके, ओके सर। अच्छा अब इसके अंदर इस बेसिकली जो जो स्पार्क इग्निशन इंजन होते हैं उनके उनके ऑपरेशन को डिस्कस किया गया, इनके बेसिकली पूरा इंजन काम कैसे करता है, तो वो ऑपरेशन यहाँ डिस्कस हुआ है। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये जो 2-3 फिगर्स हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले ना उन्होंने डिस्कस किया है इसके अंदर जो फ्यूल मैकेनिज्म होता है, इंजन का फ्यूल मैकेनिज्म कैसे काम करता है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली जब इंजन की हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो हमें फ्यूल सिस्टम को स्टडी करना पड़ेगा कि जो फ्यूल है, जो जो भी फ्यूल है जो यानी स्पार्क इग्निशन इंजन में हम यूज़ करते हैं, चाहे वो पेट्रोल है या वो गैस है, कुछ भी है, सबसे पहले तो हमें फ्यूल को अंदर भेजना है, उसके सिलेंडर के अंदर भेजना है। वो जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है ना,
वो यहाँ पे डिस्कस होगा सबसे पहले। फ्यूल मस्ट बी वेपोराइज्ड, यानी सबसे पहले वो बात ही फ्यूल की करेगा कि फ्यूल को जो है वो हमें वेपोराइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसको उसके अंदर भेजने से पहले। और वो कैसे होगा, यानी कि वो फ्यूल की जो मेजरमेंट है, जो फ्यूल का फ्लो है, जो फ्यूल और एयर की मिक्सिंग है, वो होगी कैसे? वो होगी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के थ्रू। अब जितने भी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स हैं ना, वो यहाँ पे डिस्कस हुए हुए हैं, ठीक है। मल्टीपल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स हैं। जो पहले वाला जो यानी कि आप कह लें जो जो सबसे पहला फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम था एक तरह से, वो था दैट वाज बेस्ड ऑन जिसको हम कहते हैं कार्बोरेटर सिस्टम। कार्बोरेटर का नाम आपने सुना होगा। कार्बोरेटर का नाम जो है ना वो आपने सुना होगा। वो कार्बोरेटर यस सर। कार्बोरेटर बेस्ड सिस्टम है, वो फर्स्ट यानी सिस्टम था जिस जो यूज़ हुआ था यहाँ पे। और उसके बाद फिर वो सिस्टम रिप्लेस हो गया बाय अदर सिस्टम, जिसको जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की बात करते हैं, इस तरह से ना वो रिप्लेस हो गया। अब ना यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज है इस बुक के अंदर अगेन। ये जो सेकंड एडिशन है, लेट लेट मी ओपन द फर्स्ट एडिशन। मैं उसको ओपन कर दूँ ताकि आपको ज़रा क्लैरिटी हो जाए और आपके लिए ईजी हो जाए। यस, दिस वन, दिस इज फर्स्ट एडिशन, दिस इज टॉपिक नंबर 1.5, स्पार्क इग्निशन इंजन ऑपरेशंस। तो जब आप इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर जो हमारे पास ये है बेसिकली कार्बोरेटर मैकेनिज्म, ये कार्बोरेटर का पूरा कॉन्सेप्ट है। और इसके अंदर उसने इसकी पूरी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया हुआ है, और साथ ही थ्योरी के अंदर कार्बोरेटर काम कैसे करता है वो लिखा हुआ है। तो फ्यूल इंजेक्शन, यानी ये जो हमारा टॉपिक है ना, इसमें दो चीज़ें हमने पढ़नी है। एक है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कि फ्यूल कैसे इंजेक्ट करना है, और दूसरा है इंजन का ऑपरेशन वो कैसे होगा। तो हम पहले फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की बात करेंगे। उससे हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, एक है कार्बोरेटर बेस्ड सिस्टम और दूसरा है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कहते हैं। तो ये जो फ्यूल इसके अलावा भी कुछ मैकेनिज्म्स है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजेक्टर्स यूज़ होते हैं। वो इंजेक्टर्स की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी इस पैराग्राफ के अंदर। ये जो पैराग्राफ है जहाँ पे ये आप देख रहे हैं माउस, ये जो इस पेज के अंदर जो सेकंड पैराग्राफ है ना, फ्यूल इंजेक्शन इनटू द इनटेक मैनिफोल्ड, ये देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं? यस सर। इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे ना जब, फ्यूल इंजेक्शन सेकंड पैराग्राफ को, तो आपको इसमें जितने भी टाइप्स है ना फ्यूल इंजेक्टर्स की वो सारी मिल जाएंगी, ठीक है। उसमें सबसे पहले कार्बोरेटर है, वो ऊपर डिस्कस हो चुका है। उसके बाद अदर सिस्टम्स हैं इंजेक्शंस के जिसके नाम यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे ये है यहाँ से, देर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिस्टम्स। फर्स्ट इज मैकेनिकल इंजेक्शन यूजिंग एन इंजेक्शन पंप। ये एक सिस्टम है, ये कार्बोरेटर के अलावा सिस्टम डिस्कस हो रहे हैं। कार्बोरेटर के अलावा जो सिस्टम्स हैं उनकी बात हो रही है। सो एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल इंजेक्शन यूजिंग मैकेनिकल इंजेक्शन पंप, ठीक है। दूसरा है मैकेनिकल ड्राइव लेस कॉन्टीन्यूस इंजेक्शन सिस्टम, ये दूसरा इंजेक्शन सिस्टम है फ्यूल का। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड सिस्टम, ये जो यहाँ डायग्राम बनी हुई है, ये तीसरा है। उसके बाद है ड्राइव लेस इंजेक्शन सिस्टम। ये चार सिस्टम्स यहाँ पे डिस्कस हुए हुए हैं। इसके अंदर सिर्फ जो डिटेल है हमारे पास, जो हमने पढ़नी है या जो हमें पता होनी चाहिए, वो है कार्बोरेटर की। कार्बोरेटर की डिटेल हमें पता होनी चाहिए, बाकियों की खास डिटेल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ डिस्क्राइब भी नहीं हुई। सो कार्बोरेटर का मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। इसके लिए बेस्ट है कि आप ऑनलाइन जाएं अगर, और वहाँ पे कुछ एक दो वीडियोस यूट्यूब पे जाके इसको सर्च करें। मैं वैसे शेयर भी कर दूंगा, मेरे पास कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं, मैं इस फोल्डर में रख दूंगा। तो आप ना उसको लाजमी देखिएगा, वो जो वीडियोस हैं वहाँ पे आपने मैकेनिज्म ऑफ कार्बोरेटर लाजमी देखना है। ये वैसे सिंपल है, मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ इसका मैकेनिज्म कि ये कैसे ऑपरेट करता है, जो कार्बोरेटर होता है वो कैसे ऑपरेट करता है। सो उसके लिए जस्ट ये इस फिगर को आप फोकस करें। इसमें ये कार्बोरेटर है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ से ऊपर वाली साइड से, इधर से, ये जो जहाँ मैं आपको ये माउस दिखा रहा हूँ, जहाँ पे ये चौक प्लेट भी नज़र आ रही है आपको, यहाँ से इनलेट होगा एयर का। एयर आएगी
यानी वो एयर जो इंजन के अंदर जानी होगी, जो पहले फ़िल्टर से पास करेगी, तो फ़िल्टर में से पास करने के बाद कार्बोरेटर के इस हिस्से में आएगी, ये वाला इस पार्ट में आएगी। यहाँ पर जब वो आएगी तो उसके बाद वो चली जाएगी इस सेक्शन के अंदर। यहाँ पे ना कुछ मॉडिफिकेशन है इस सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन को हम कहते हैं वेंचुरी। आपको याद होगा अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी हो, तो वेंचुरी का प्रिंसिपल क्या होता है? वेंचुरी का प्रिंसिपल, चलें आप भी थोड़ा सा इसको डिस्कस कर दें। आपके ख्याल में वेंचुरी क्या चीज़ होती है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वेंचुरी? आप में से कोई बताना चाहेगा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ वेंचुरी? हेलो, आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। बताओ यार, वेंचुरी क्या होती है? क्या सर? वेंचुरी क्या होती है? वेंचुरी मैं आपसे पूछना चाह रहा सर हूँ। वेंचुरी सर, अचानक अगर किसी पाइप का डाया इंक्रीज और डिक्रीज कर जाए, हाँ, ठीक है। सडनली सर सडनली किसी पाइप में सर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, उसको वेंचुरी कहते हैं सर। ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। सडनली तो ना कहो, ग्रेजुअली कह दो, वो ज़्यादा अच्छा है। यस सर, अगर ग्रेजुअली हम सर। अगर हम सडनली उसका डाया कम कर देंगे, जैसे उसके अंदर अगर हम एक प्लेट रख देते हैं पाइप के आगे और प्लेट में होल कर दिया जाए, तो वो होती है ऑरिफिस, उसको ऑरिफिस यस कहते सर, हैं। वो हो रही है। यस सर। और अगर हम ग्रेजुअली उसके डाया को कम करें, क्रॉस सेक्शन को कम करें, तो वो बनेगी वेंचुरी, ठीक है। वेंचुरी, यस सर। तो यहाँ पर भी ऐसे कार्बोरेटर के अंदर भी वेंचुरी प्रिंसिपल यूज़ होता है। ऊपर से एयर आएगी, आगे वेंचुरी आ जाएगी, यानी कि उसका डायामीटर कम करेंगे हम, और वहाँ से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। आपको पता है ना, जब डाया कम होता है पाइप का, तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि स्पीड वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। तो वो प्रेशर कम होने की वजह से जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा वेंचुरी के दो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, वो प्रेशर डिफरेंस हेल्प करेगा इधर से ऑयल को, यानी फ्यूल को अंदर लाने के लिए। जब बाहर ये जो एरिया है ना, ये है फ्यूल सम्प। यहाँ पे फ्यूल पड़ा हुआ है, यहाँ पे ऑयल पड़ा हुआ है, ठीक है। वो ऑयल ऊपर से आ रहा है, ये फ्लोट मैकेनिज्म है। फ्लोट मैकेनिज्म बेसिकली बाहर से ऑयल को कार्बोरेटर के अंदर लेके आता है। यानी इधर से ऑयल ने आना है, फ्यूल इनलेट यहाँ से होना है, और आगे फ्यूल फ्लोट मैकेनिज्म लगा हुआ है। ये फ्लोट मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल सा है। ये वही है जिस जिस तरह से कोई भी मैकेनिज्म काम करता है। यानी अगर हम चाहते हैं ना कि बाहर से फ्यूल जो है वो उस वक्त अंदर आए जब अंदर यानी कार्बोरेटर के अंदर फ्यूल की सप्लाई अगर कम हो जाती है, फ्यूल का लेवल कम हो जाता है, तो जब वो कम होगा एक सर्टेन लेवल पे पहुंचेगा, तो साथ ही फ्यूल बाहर से अंदर आना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वो जो ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, वो जो फ्लोट के साथ काम करता है, फ्लोट उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। ये उसी तरह से जैसे हमारे वॉशरूम्स में आमतौर पे वो फ्लश टैंक्स होते हैं ना पीछे, जिसमें यस ऑटोमेटिकली सर। पानी फिल हो रहा होता है, यस उसमें सर। भी यही मैकेनिज्म काम कर रहा होता है, फ्लोट मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। सो एग्जैक्टली वही मैकेनिज्म यहाँ पे लगा हुआ है। बाहर से फ्यूल आएगा, और वो फ्यूल फिर हमने जाना भेजना है, उसको एयर के साथ मिक्स करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वो फ्यूल जाने के लिए ज़रूरी है कि इस पाथवे के अंदर प्रेशर को कम किया जाए, ऑयल प्रेशर कम किया जाए, सॉरी, प्रेशर ड्रॉप करवाया जाए। तो वो हम वेंचुरी के थ्रू करवा लेते हैं। जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होगा, तो इधर से फ्यूल जो है ना, वो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस वो इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा और एयर के साथ मिक्सअप होना शुरू हो जाएगा। सो ये इसकी एक मेजर सी डिटेल है। बाकी इसमें पार्ट्स तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, छोटे छोटे से। हमें जस्ट इसका जो मेन मैकेनिज्म है उसको समझने की ज़रूरत है कि वो क्या होता है। उसके बाद आगे इसके थ्रोटल वाल्व लगा होता है। थ्रोटल वाल्व वही होता है जो हमारे एक्सेलेटर के साथ कनेक्टेड होता है, कि जब हम एक्सेलेटर, ये एक्सेलेटर पंप है, यानी कि एक्सेलेटर जो पैडल होता है ना हमारा, जो जिसको हम प्रेस करते हैं, यस जब ये सर। प्रेस जब ये प्रेस होगा, तो ये थ्रोटल वाल्व ओपन या क्लोज करेगा। और उसी तरह से जैसे जैसे ये ओपन होगा, उसी तरह से ज़्यादा एयर और फ्यूल यहाँ से मूव करेगा आगे इंजन की तरफ, और इंजन स्पीड अप हो जाएगा। सो ये एक सिंपल सा इसका मैकेनिज्म होता है इसका कार्बोरेटर का। इसकी मज़ीद डिटेल ना आप ज़रूर देखिएगा यूट्यूब के ऊपर जाके, ताकि आपको फुल क्लैरिटी हो जाए। इसके सर अगेंस्ट सर हमारे पास ज़्यादातर कार्बोरेटेड सिस्टम यूज़ होता है ना? नहीं, ख़त्म होता जा रहा है। अब ये पहले होता था, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले हर तरह की गाड़ी में कार्बोरेटर लगा होता था। अब यस पुरानी सर। सर गाड़ियां अब हैं जो, EFI आ गया, अब EFI आ इलेक्ट्रॉनिक गए हैं। फ्यूल। अब यस। अब एडवांस्ड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स आ गए हैं जो ज़्यादा यस सर। एफिशिएंट हैं। उसके अंदर
उसके अंदर कार्बोरेटर यूज़ बिल्कुल नहीं होता। कार्बोरेटर सिर्फ जो पाकिस्तानी मेड कुछ गाड़ियाँ हैं ना, जैसे यस ये सर, सुजुकी बाइक्स हैं की सर। मेहरान बाइक्स हैं, या अब तो मेहरान में भी इवन उन्होंने EFI लगा दी है। तो यस सर। अब कार्बोरेटर बहुत कम है, बहुत पुराने मॉडल्स के अंदर आपको कार्बोरेटर मिलेगा। बाकी जितनी भी अब गाड़ियाँ आ रही हैं वो सारी की सारी EFI बेस्ड हैं, उसमें मॉडर्न फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स लगे हुए हैं, ठीक है। यस सर। तो इसमें ये भी सिंपल होता है। इसमें ये होता है कि वो जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल हो रहा होता है। अब वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कैसे हो रहा होता है, वो देख रहा होता है पीछे एक पूरा मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। ये जैसे ये इंजेक्टर है, ये आप देखें यहाँ पे, ये फ्यूल इंजेक्टर है जिसके अंदर से डायरेक्टली ऑयल की स्प्रे होगी। और वो कहाँ पे होगी, वो सिलेंडर के बिल्कुल पास होगी। ये सिलेंडर पड़ा हुआ है, ये उसका वेल्व है उसके ऊपर। तो जैसे ही वेल्व में खुलना है ना, जैसे ही वेल्व में खुलना है तो फ्यूल ने अंदर आना है, एयर ने अंदर आना है, तो उसी वक्त उसमें से फ्यूल जो होगा वो स्प्रे हो जाएगा। यानी कि ये जो वेल्व है, ये जैसे ही ऑपरेट होगा, ऊपर से वेल्व खुलने लगेगा, तो साथ ही इधर से एयर और फ्यूल ने अंदर आना है। तो उसी वक्त पीछे से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम करेगा और वो इधर से एक पंप एक्टिवेट होगा। वो पंप जो होगा ना, वो इस इंजेक्शन के अंदर से फ्यूल को आगे स्प्रे करवा देगा। तो ये भी सिंपल सिस्टम है, जस्ट ये है कि इसमें हम इलेक्ट्रॉनिकली रेगुलेट करते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट होता है और ज़्यादा अच्छा काम करता है। ये सारा इसका पीछे जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ना, वो पीछे पड़ा हुआ है, वो काम कर रहा है और वो कनेक्टेड होता है इसके साथ, इस पूरे सिस्टम के साथ, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप लगा हुआ है पीछे, ये उसको फ्यूल को पंप कर रहा होता है। ये फ्यूल की सप्लाई जा रही है यहाँ से, मूव करके जा रही है इस तरफ, और यहाँ से ये फ्यूल इंजेक्शन में आ जाता है। और आगे जैसे ही वो वाल्व ओपन होगा तो ये इंजेक्शन जो होगा, इंजेक्टर पंप जो होगा, वो इसको फ्यूल को यहाँ स्प्रे करवा देगा। सो एक मेन डिस्क्रिप्शन आपको इसकी चाहिए, इसको भी आप यूट्यूब से सर्च कीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा हो जाए जब आप इसकी कोई वीडियो देखेंगे। और बस इस टॉपिक के अंदर यही दो चीज़ें डिस्कस हैं। शुरू में जो फ्यूल सिस्टम है उसके अंदर कार्बोरेटर्स की डिस्कशन आपको मिलेगी। उसके बाद जब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, तो आ जाएगा इसका सेकंड पार्ट, और वो है ये फिगर, दिस फिगर, दिस वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। इसको आपने ज़रूर समझना है और अच्छी तरह से आपने इसको यानी कि अंडरस्टैंड करना है, इतनी अच्छी तरह से कि आपको अगर कहा जाए तो आप ड्रॉ कर सकें इसको। इसमें दो फिगर्स हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली। नीचे वाली फिगर को आप छोड़ सकते हैं, ऊपर वाली फिगर को आपने नहीं छोड़ना है, इसको आपने लाजमी याद करना है। अब इसमें है क्या, इसमें आपको याद होगा हमने चार प्रोसेस पढ़े थे 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर, जिसको इनटेक, कंप्रेशन, कंबसन और एग्जॉस्ट। एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट हम कहते हैं। इनटेक स्ट्रोक यस। था, कंप्रेशन स्ट्रोक था, पावर स्ट्रोक था या एक्सपेंशन, और उसके बाद एग्जॉस्ट। इस फिगर के अंदर बेसिकली इसका सीक्वेंस बताया गया। सीक्वेंस से मुराद ये है कि इनटेक प्रोसेस कब होगा, और उस प्रोसेस के दौरान जो वेल्व्स की सिचुएशन है, वेल्व कौन सा ओपन होगा कौन सा क्लोज होगा, और जो सिलेंडर यस के सर। अंदर जो सिलेंडर के अंदर का प्रेशर है वो कितना होगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें उसने कंबाइन की हुई है। मसलन अगर आप हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो सिलेंडर की पोजीशंस है ना, पिस्टन की जो पोजीशंस हैं वो हाईलाइट होंगी। यानी TC मीन टॉप सेंटर, यानी जब पिस्टन जो होगा वो बिल्कुल टॉप पे होगा तो टॉप सेंटर होगा। जब वो पिस्टन मूव करके नीचे आ जाएगा, एक स्ट्रोक कंप्लीट करेगा, पहला स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा, वो बॉटम सेंटर पे आ जाएगा। फिर उसने वापस जाना है, दूसरा स्ट्रोक लेना है तो वो टॉप सेंटर पे चला जाएगा। फिर वो नीचे आएगा, तीसरा स्ट्रोक, तो वो बॉटम यानी कि TC से एक स्ट्रोक हुआ BC तक, BC से वापस गया TC तक दूसरा स्ट्रोक, फिर अगेन टॉप सेंटर से बॉटम सेंटर पे आया तीसरा स्ट्रोक, और बॉटम सेंटर से दोबारा टॉप सेंटर पे गया चौथा स्ट्रोक। तो ये चारों स्ट्रोक्स उसने हॉरिजॉन्टली शो किए हुए हैं। वर्टिकल साइड पे प्रेशर है सिलेंडर का, कि सिलेंडर का प्रेशर कैसे चेंज होगा, और इसके साथ साथ उसने लिखा हुआ है यहाँ पे कि वेल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होनी है। और साथ ये लाइन ड्रॉ हुई हुई है, ये लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन बेसिकली बताएगी कि आपका जो डिफरेंट पोजीशंस पे सिलेंडर के अंदर का जो प्रेशर प्रोफाइल है वो कैसे चेंज होती है। ये लाइन बेसिकली प्रेशर प्रोफाइल को शो कर रही है जो सिलेंडर के अंदर चेंज हो रहा है कॉन्टीन्यूसली, जैसे जैसे प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो हम शुरू करेंगे यहाँ से इनटेक प्रोसेस से। सो इनटेक प्रोसेस ऑब्वियसली जब स्टार्ट होगा तो इनलेट वाल्व ओपन होगा ना, तभी तो इनटेक प्रोसेस होगा। यानी कि इनटेक प्रोसेस अगर हमने करवाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि इनलेट वाल्व को ओपन किया जाए। तो जैसे ही इनलेट वाल्व ओपन होगा तो इनटेक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही इनटेक प्रोसेस शुरू होगा
तो वो कहाँ से शुरू होगा, जब पिस्टन टॉप सेंटर पे होगा। तो अब देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉप सेंटर से थोड़ा सा पहले ही इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है और इनटेक प्रोसेस शुरू हो जाता है। यानी जब पिस्टन टॉप सेंटर पे नहीं है बल्कि थोड़ा सा नीचे है, अभी टॉप सेंटर की तरफ जा रहा है, तो अभी वो टॉप सेंटर पे पहुंचा नहीं है, थोड़ा सा नीचे। यानी आप ये कह लें कि जैसे अगर टोटल डिस्टेंस है ना टॉप सेंटर और बॉटम सेंटर के दरमियान 10 सेंटीमीटर का, तो पिस्टन जो है वो बॉटम सेंटर से ऊपर टॉप सेंटर की तरफ जा रहा है, तो जब वो 9 सेंटीमीटर पे पहुंचा है ना, तो इनलेट वाल्व ओपन हो गए। यानी अभी पिस्टन थोड़ा सा नीचे है, टॉप पे नहीं पहुंचा, तो इनलेट वाल्व ओपन हो गए। अच्छा, उस टाइम पे जब इनलेट वाल्व ओपन होगा, तो इंजन के अंदर का जो प्रेशर होगा वो मिनिमम लेवल पे होगा, क्योंकि सारे का सारा तो उसने जो वो स्मोक वगैरह था, उसके अंदर बर्न गैसेस वो बाहर जा चुकी थी। तो अब तो जस्ट वो उसमें कुछ भी नहीं है, तो उस वक्त उसका प्रेशर मिनिमम होगा। जैसे ही इनलेट वाल्व ओपन होगा, पिस्टन जो है वो टॉप सेंटर से नीचे मूव करना शुरू करेगा, तो उसके अंदर क्या होगा, बाहर से एयर और फ्यूल अंदर आना शुरू हो जाएगा। यानी कि पिस्टन नीचे जा रहा है, बॉटम सेंटर की तरफ जा रहा है, वो सक्शन ले रहा है, इनटेक ले रहा है, और साथ साथ उसके अंदर जो एयर और फ्यूल है वो आ रहे हैं। टॉप सेंटर से जैसे ही थोड़ा सा आगे जाएगा ना, पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा बॉटम सेंटर की तरफ, तो एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो जाएगा, और वो क्लोज होना चाहिए ताकि जो अंदर एयर और फ्यूल आ रहे हैं ना इनलेट वाल्व से, वो कहीं एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर ना चला जाए, तो एग्जॉस्ट वाल्व वहाँ पे क्लोज हो जाएगा। उसके बाद वो इनटेक प्रोसेस हो रहा है और बॉटम सेंटर पे आ जाता है पिस्टन। बॉटम सेंटर पे पिस्टन जब आता है, थोड़ा सा आगे जाएगा बॉटम सेंटर के बाद, यानी कि आगे जाने से मुराद है कि टॉप सेंटर की तरफ वापस जाएगा जब, तो उस वक्त जो है ना वो इनलेट वेल्व जो है वो क्लोज हो जाएगा। ऑब्वियसली अब अगला स्ट्रोक शुरू होने हैं जो कंप्रेशन होती है, तो कंप्रेशन में दोनों वेल्व क्लोज होने चाहिए, तभी कंप्रेशन हो पाएगी ना। तो बॉटम सेंटर से थोड़ा सा आगे जाके इनलेट वेल्व जो है वो क्लोज हो जाएगा, और जैसे ही वो इनलेट वेल्व क्लोज होगा, एग्जॉस्ट वाल्व ऑलरेडी क्लोज हुआ हुआ है, दोनों क्लोज हो गए, तो अब अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेशन हो रही है तो प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये लाइन ऊपर जा रही है जो आप देख रहे हैं। तो उसके बाद जैसे ही पिस्टन जो है वो बीसी से यानी बॉटम सेंटर से टॉप सेंटर पे जाएगा, तो प्रेशर मैक्सिमम हो चुका होगा, और एग्जैक्टली जैसे ही टॉप सेंटर पे पिस्टन जाएगा, तो थोड़ा सा पहले, चंद लम्हे पहले, चंद सेकंड्स पहले, या फ्यू मिली सेकेंड्स बिफोर, स्पार्क इग्नाइट हो जाएगा, यानी स्पार्किंग हो जाएगी उसके अंदर। जैसे ही स्पार्किंग होगी तो एक ब्लास्ट होगा, और प्रेशर सडनली राइज होगा, प्रेशर की जो लाइन है सिलेंडर के अंदर वो सडनली राइज होगी, और ये कोई अराउंड 300 psi तक चला जाएगा प्रेशर। और साथ ही जो है ना, वो अगला जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा एक्सपेंशन का, यानी कंप्रेशन प्रोसेस ख़त्म हो गया, कंप्रेशन के दौरान ही कंबसन भी हो गई, यानी एंड एंड ऑफ कंप्रेशन पे कंबसन भी होगी। कंबसन प्रोसेस को यहाँ पे उसने हाईलाइट किया हुआ है, और जैसे ही कंबसन कंप्लीट होगी, तो एग्जॉस्ट जो जो एक्सपेंशन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, और वो तीसरा स्ट्रोक शुरू हो जाएगा। जैसे ही पिस्टन टॉप सेंटर से थोड़ा सा नीचे आएगा, तो साथ ही एक्सपेंशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो एक्सपेंशन प्रोसेस शुरू होने के बाद एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जॉस्ट वाल्व की जो ओपनिंग है, वो एग्जॉस्ट वाल्व जो कि क्लोज हो गया था शुरू में ही, जैसे ही पहला स्ट्रोक शुरू हुआ था तो एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हुआ था, ये ओपन होता है कब, जब सिलेंडर के अंदर कंबसन प्रोसेस हो चुका होता है, पिस्टन टॉप सेंटर से बॉटम सेंटर की तरफ आ रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका होता है। यानी कि आप देखें ये तकरीबन 2/3, यानी अगर टॉप सेंटर से लेके बॉटम सेंटर तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो पिस्टन जो है वो टॉप सेंटर से तकरीबन 7 सेंटीमीटर कवर कर चुका है नीचे की तरफ, फिर एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा। यानी कि 2/3 डिस्टेंस कवर हो चुका हुआ है एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होने से पहले। तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, तो फिर वहाँ से जैसे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, तो जो प्रोसेस शुरू होगा वो होगा एग्जॉस्ट प्रोसेस। तो एग्जॉस्ट प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और वो कंटिन्यू रहेगा टिल द इनलेट वाल्व ओपनिंग, यानी कि वो जो अगला साइकिल है ना, वो शुरू होने तक एग्जॉस्ट प्रोसेस होगा, जो वो चलता रहेगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहेगा। सो ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको केयरफुली देख पाए हैं तो इसमें कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज फिर हम आगे चलें। इज इट क्लियर, ये जो डायग्राम है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की, इज यस इट सर। क्लियर, इसमें कोई एम्बिगुइटी तो नहीं है, कोई कन्फ्यूजन तो नो नहीं सर। है?
नो सर। चलें, ठीक है, बस यही मेजर हमारा टॉपिक था आज का, जिसमें हमने पहले वो हैंडआउट्स पे बात की, उसके बाद हमने इसके ऑपरेशन की बात की। ऑपरेशन के अंदर दो चीज़ें हैं, फ्यूल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स हैं, और उसके बाद ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं। जो थ्योरी इसमें लिखी हुई है ना, उस थ्योरी में यही चीज़ें एक्सप्लेन हुई हुई हैं जो यहाँ पे फिगर में मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है। एक दो टर्म्स इसमें लिखी हुई हैं और भी, वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको अच्छा। इसमें ये जो एक चीज़ और, ये जो नीचे वाली डायग्राम है ना, इसको आपने छोड़ देना है, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो एक पैराग्राफ के अंदर हुई है, वो पैराग्राफ ही छोड़ देना है। और वो पैराग्राफ वो है जिसमें एंगल्स के साथ डिफाइन किया गया है, यानी जो क्रैंक है, क्रैंक शाफ्ट है, उसके जो डिफरेंट एंगल्स हैं उनके साथ इस प्रोसेस को डिस्क्राइब टाइप किया गया है। नीचे पैराग्राफ के अंदर भी वैसा ही हुआ है, यानी एंगल्स के हिसाब से वो जो चेंजेस आ रही हैं इंजन के अंदर वो डिस्क्राइब हुई हुई हैं। आपने इस फिगर को भी छोड़ना है, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है नीचे, उसको भी आपने स्किप करना है। आपने सिर्फ ऊपर वाली फिगर के रेफरेंस से चलना है। जो ऊपर वाली फिगर में आपको नज़र आ रहा है वही एक्सप्लेन हुआ है आगे, आपने वही चीज़ें पढ़नी। ओके। अच्छा, इसमें एक और टर्म है, मैक्सिमम मैक्सिमम ब्रेक टॉर्क टाइमिंग, MBT। ये आपको यहाँ पे वर्ड एक नज़र आएगा MBT के नाम से, मैक्सिमम ब्रेक टॉर्क टाइमिंग। तो ये वो बेसिकली पॉइंट है जब हमारे पास जो कंबसन प्रोसेस है ना, वो उसका उस कंबसन प्रोसेस के टाइम को इंडिकेट किया जा रहा है यहाँ पे। यानी कंबसन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर कंबसन प्रोसेस को इस पोजीशन से थोड़ा सा भी आगे पीछे हम कर देना, यानी कि थोड़ा सा पहले करवा दें कंबसन, या थोड़ी सी डिले करवा दें, तो हमारा इंजन की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। कंबसन प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, कि कंबसन आपने कब शुरू करवानी है, स्पार्किंग कब करनी है, यानी टॉप सेंटर से थोड़ा सा पहले है स्पार्किंग का टाइम, और ये बड़े केयरफुल वे में सिलेक्ट किया जाता है। अगर हम थोड़ा सा भी इसको आगे पीछे कर दें, तो हमारी जो कंबसन प्रोसेस है वो इनएफिशिएंट हो जाएगी। तो वो जो एफिशिएंट मोस्ट एफिशिएंट कंबसन प्रोसेस है ना, उसको हम कहते हैं मैक्सिमम ब्रेक टॉर्क टाइमिंग। यानी कि ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमें मैक्सिमम पावर मिलती है और मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। इसको ज़रा, एक ये टर्म है जो इसके अंदर आपको थोड़ा सा वो आपके माइंड में होनी चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो सिंपल हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी तरह से इसमें लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा हमारा, वो है 1.6। इसको आपने स्किप कर देना है। इसमें यही स्पार्क इग्निशन इंजन जो हमने डिस्कस किया है, इसकी एग्जांपल्स हैं। इसको आप यानी कि हमारे इसमें ऐसा सिलेबस में शामिल नहीं है, वैसे इंफॉर्मेशन के लिए इसे मल्टी सिलेंडर इंजन को उसमें डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा डीजल इंजन का जो ऑपरेशन है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन ऑपरेशन 1.7 से हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा। बल्कि आई विल सजेस्ट यू कि आप उससे मिलता जुलता, जैसे हमने अभी पढ़ा है स्पार्क इग्निशन इंजन वाला पढ़ा है, उसी से मिलता जुलता ये टॉपिक है। तो आप इसको उसी तरह की डायग्राम्स हैं इसके अंदर, यही डायग्राम आपने इसमें फॉलो करनी है, ऊपर वाली जिसमें वाल्व टाइमिंग डायग्राम बनी हुई है। तो इसको ज़रा ट्राई कीजिएगा खुद से समझने की। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको एलेबोरेट कर दूंगा अगले लेक्चर के अंदर। इसके साथ ही हमारा जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो एनी कन्फ्यूजन प्लीज़? नो सर। ठीक है। इसमें अब आपको टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं इस चैप्टर के? ये हमारा यस पहला सर। चैप्टर तकरीबन कंप्लीट है, सिवाय इसके जो अभी मैंने आपको बताया ना, डीजल जो हमारा है कंप्रेशन इग्निशन इंजन का ऑपरेशन है, इसको आपने एक नज़र खुद से देखना है। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पहले हम इसको अगर कोई आपका कन्फ्यूजन होगी, पॉइंट होगा, उसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम आगे चले जाएंगे। ठीक है। ओके सर। चलें, ये बुक्स आपके पास शेयर्ड हैं, हैंडआउट्स मैंने वहाँ रख दिए हैं, सोल्यूशन मैनुअल पड़ा हुआ है, और इसको आप देखना शुरू करें और समझना शुरू करें। अगर कोई इशू आता है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके सर। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, अब ईद के बाद लेक्चर होंगे।